एक सकते हैं, अंबानी अडानी इतने पैसे वाले हैं तो भी ये बैंकों से लोन क्यों लेते हैं? इवन भारत के पास जब इतना ही धन है तो ये वर्ल्ड बैंक से उधार क्यों लेता है? आइए मैं सारी बातें समझाता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की पूंजी है, आपकी खुद की जो पूंजी होती है ना बेटा, वो कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। आपके पास कैपिटल 100 रुपए का है और आपने उसके ऊपर ब्याज या फिर तरक्की या प्रोग्रेस जो बढ़त हासिल की वो 8% की है। 8% की बढ़त प्राप्त करी तो एक प्रकार से 100 रुपए में आपने 8 रुपए ऐड कर लिए। अगर आपने व्यवसाय किया, आपका मुनाफा मान लीजिए 8% का आया, 10% का आया, जो भी आया, तो आपने उस पर 8% का मुनाफा कमाया। मुनाफा कमा करके आपके पास अब कुल पूंजी, आपकी खुद की पूंजी इतनी थी 108 रुपए बनकर के अब आपके पास ये आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कैपिटल था 100 रुपए, अब आपने ये तो कैपिटल लगाया यानी कि अपनी पूंजी लगाई, 100 रुपए आपने किसी से उधार ले लिए। अब ध्यान से सुनना, सर मैं तो 200 रुपए उधार ले सकता हूं, यही तो मैं सिखाऊंगा आपको, यहीं से तो सारा कंसेप्ट निकल के आएगा। आपने 100 रुपए लोन ले लिया, ठीक है, आपकी कुल पूंजी कितनी हो गई अब, यानी कि कुल मतलब राशि कितनी हो गई? 200 रुपए। ये जो 200 रुपए है, अब इस पर 8% प्रॉफिट इन्वॉल्व करिए। 8% प्रॉफिट इन्वॉल्व किया तो ये कितना बन गया? 8 दूनी 16, 16 रुपए आपने प्रोड्यूस किए और कुल राशि हो गई 216 रुपए। 216 रुपए। अब कॉमन सेंस लगाने की बात यह है कि आपने जब कैपिटल बड़ा किया तो ग्रोथ बड़ी हुई, यह बात आपको समझना होगा। इसलिए कोई भी व्यवसाय अपने कैपिटल को डबल करने के लिए लोन लेता है। दोबारा से सुनिएगा, आपने कई बार पूछते हैं कि अडानी को एसबीआई से लोन लेने की क्या जरूरत थी, वो तो खुद ही इतने पैसे वाला है, अपने कैपिटल से ज्यादा। अब सवाल बनता है बैंक क्या करती है? बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको ये सारी की सारी बातें अगर समझ में आ गई तो एकदम कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाएंगे कि लोन आफ्टर ऑल क्यों लिया जाता है और लोन के पीछे की गणित क्या है, आज के सवाल का औचित्य क्या है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, पहली बार कोई कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, तसल्ली से सुनिएगा, आनंद आ जाएगा, ये गारंटी है। सेशन शेयर कर दो बस एक बार, ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों। अब मैंने ये कहा कि भाई साहब आपने किसी से लोन लिया तो कितना लोन कोई आपको दे सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, जितना आपका धन है ना उससे ज्यादा, यानी जितनी आपकी वैल्यू है। धन तो क्या होता है? आप में से कई लोग पॉकेट में उपस्थित धन को मानते हैं, कई लोग गाड़ी घोड़ा घर को मानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बैंक वाले ये मानते हैं कि आपकी वैल्यू मार्केट में कितनी है। फिर आप पूछेंगे बैंक वाले हमारी वैल्यू कैसे नापते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपके जितने भी असेट हैं, एसेट संपत्ति जो है, चल और अचल संपत्ति, चल का मतलब हुआ जो कि लिक्विड मनी है, गाड़ी है, ये सब चल संपत्ति है, और अचल का मतलब हुआ घर है, प्लॉट है, जमीन है, फैक्ट्री है, ये सब अचल संपत्ति है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजों को मिला करके बैंक वाले आपकी वैल्यू नापते हैं, जिसे हम एसेट कहते हैं। कि भाई अगर अंकित अवस्थी आपको लोन चाहिए, मैंने आपकी वैल्यू निकाली कि आप जो है वो 100 रुपए के कुल असेट के मालिक हैं, आपके पास में जो कुल संपत्ति है वो 100 रुपए की है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कुल असेट 100 रुपए का है, ऐसी स्थिति में बैंक वाले जितना मेरे पास एसेट होगा इसका कुछ नियत प्रतिशत लोन देते हैं। ये आपको नहीं पता होगा, अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने बड़े भाई साहब से पूछिएगा, उनको लोन की पूरी गणित समझ में आती है। इस असेट का 80% लोन वो आपको देते हैं, या 90%, टर्म्स अच्छे हैं तो 90%, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये पकड़ के चलिए कि आपको 90 रुपए जो है वो लोन भी मिल गया। कुल मिलाकर के आपके पास में अब राशि कितनी हो गई? 190 रुपए। बोले सर ये बात क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा आज का सवाल बस इसी चीज के ऊपर है, एसेट और लोन के ऊपर, क्योंकि यहां से आगे अगर मैं आपको टर्म सिखाऊंगा वहीं से सारी वैल्यू निकल करके आएगी। मेरे प्यारे साथियों, आपके एसेट में आपने अभी हाल कहा कि मेरे पास कोई फैक्ट्री भी थी, मेरे पास कोई घर भी था, मेरे पास में जमीन भी थी, मेरे पास में गाड़ी भी थी। मैंने ये सारी की सारी चीजें जोड़ करके अपनी कुल वैल्यू 100 रुपए बनाई। उदाहरण है, माना की वैल्यू 100 है, ये 100 करोड़ भी हो सकता है, 100,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो। मैंने कहा माना की वैल्यू 100 है और बैंक ने मुझे 90 रुपए लोन दे दिया, कुल मिलाकर के 190 रुपए हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक जो लोन देती है आपको, उसमें वो आपसे रिटर्न मांगती है। क्या मांगती है बेटा? रिटर्न मांगती है कि पैसा लौटाओ, वापस लौटाओ, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक अपने घर से तो देती नहीं है, किसी की टोपी किसी के सर रखती है। ऐसी स्थिति में आपने पैसा चुपते रहे। लेकिन क्या हुआ, बैंक को पता चला कि 90 दिन से, यानी अब यहीं से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, अब ये तथ्य है, फैक्ट है, ये याद रखिएगा, 90 दिन से आपने कोई भी पैसा नहीं लौटाया। आपको मंथली ईएमआई देनी थी, लेकिन आप लोग क्या नहीं करवा पाए? अपनी ईएमआई नहीं चुका पाए। ऐसी स्थिति में बैंक आपको अपनी तरफ से अपनी बुक के अंदर लिख लेता है कि ये फेल मार गया है, ये एनपीए हो गया है, ये पैसे नहीं दे पाएगा। ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं, कभी 90 दिन हो जाता है, अभी कोरोना के काल में इसको बढ़ा करके एनपीए शब्द को थोड़े दिन के लिए होल्ड पे डाल दिया, कभी ये 6 महीने हो जाता है, अधिकतम 6 महीने ही चलता है, ठीक है सर। बोले भाई ये ना कर पाएगा, ये एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, ये पैसे नहीं लौटाएगा। अब जैसे ही पैसे नहीं लौटाएगा, ये फीलिंग आती है बैंक की, भाई साहब टेंशन शुरू हो जाती है कि यार गया पैसा, क्योंकि खुद का तो था नहीं, बैंक हमारी पैसा थोड़ी कमाती है, बैंक तो किसी और का पैसा आपको दी है, बैंक के हो जाती है टेंशन की अब क्या करें बैंक। लेकिन अब बैंक के अंदर जो बैंक के मैनेजर साहब हैं वो समझाते हैं, चिंता मत करिए, हमने उनका इतना असेट का कागज ऑलरेडी रखा हुआ है, हमने लोन ऐसे ही नहीं दिया था, हमने असेट लिया था उनसे, हमने 100 रुपए के कागज रखे हुए हैं उनसे ऑलरेडी कि लाओ बेटा, उसकी एवज में हम आपको धन देंगे। ओके, इसका मतलब बैंक समझदार थी। बोले हाँ बेटा, बैंक ऑलरेडी समझदार थी, वो आपके पहले ही जमीन के कागजात लेकर के बैठी हुई थी। ओके, बोले सर अगर ये पैसा नहीं चुका पाई तो क्या होगा? मैंने कहा अब इसका निकलेगा दिवाला, जिसे कहते हैं बैंकरप्सी। अब यहां से समझिएगा, बैंकरप्सी ये क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो बैंक वाले आपसे कहेंगे कि भाई हम आपका सामान बेचकर पैसा लेंगे, पैसा तो हम वसूलेंगे। बोले ठीक है सर ले लीजिए।
दिक्कत यहां तक कोई भी नहीं है। यदि आपका लोन आपके एसेट्स के बराबर है तो भाई साहब, यानी कि आपने लोन की वसूली करना चाहा बैंक ने, और जितने कागजात उनके पास थे उन्हें बेच करके, यानी जमीन बेच करके वो पैसा वसूल कर लिया, तब तो कहलाता है बैंकरप्सी। क्या कहलाता है? बैंकरप्सी। दोबारा से सुनिएगा, आपके पास जितने एसेट्स थे वो आपके लोन की बराबर राशि में भुगतान में आ गए, तब तो यह कहलाया बैंकरप्सी। बैंक के पास पैसा वापस चला गया, इसे कहते हैं दिवाला निकलना। यह सुना होगा कई बार आप लोगों ने कि दिवाला निकल गया। लेकिन अब दूसरा शब्द आता है जिसका नाम है इनसॉल्वेंसी। यह क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास में जो एसेट्स हैं उनकी कीमत, फैक्ट्री की कीमत भी शामिल है, मेरे घर की कीमत भी शामिल है, प्लॉट की कीमत भी है, कार की कीमत भी है। अब देखो ध्यान से समझना, एक बहुत ही बुनियादी इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार और सुन लो, 2 मिनट और पेशेंस रखना है। आपने क्या किया, आपने बैंक वाले आपके पास आए कहने के लिए कि भैया सुनो, हम जो है आपका सामान बेचना चाहते हैं। आपने कहा बेच लो। बोले क्यों? बोले फैक्ट्री बेच लो। फैक्ट्री? बोले फैक्ट्री का मतलब? बोले फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, कोरोना में मोदी जी का प्रभाव है, बंद पड़ी है। बोले अच्छा बेटा, फैक्ट्री बंद पड़ी है तो? बोले वैल्यू तो है ही नहीं इसकी, बेच लो बेटा। मतलब फैक्ट्री की प्राइस हो गई डाउन, घर कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं तो खरीदेगा कैसे, उसकी प्रॉपर्टी की रेट हो गई डाउन, प्लॉट भी बिक नहीं रहा, गाड़ी पुरानी हो गई, सबकी वैल्यू हो गई डाउन। बैंक वाले माथा पकड़ लिए कि भाई साहब, हम इस आदमी को जब दिए थे तब तो इसकी वैल्यू 100 रुपए थी, लेकिन अब भाई ये तो घट करके 80 रुपए ही रह गई है, या फिर 70 रुपए ही रह गई है। दैट इज, ये 80 रुपए रह गई या फिर 70 रुपए रह गई। और लोन दे रखा है कितना? लोन दे रखा है मेरे प्यारे साथियों 90 रुपए। अब यहां पर मुद्दा निकल के आता है, ध्यान से समझना, अल्टीमेट कंसेप्ट सिखा रहा हूं। यदि एसेट से ज्यादा लोन हो जाए, यानी कि आपके ऊपर जो कर्जा है वो आपके कुल धन से ज्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं इनसॉल्वेंसी। इसे कहते हैं इनसॉल्वेंसी। दोनों ही परिस्थिति में आपका सामान कब बेचा जाएगा, आपका सामान कब बेचा जाएगा, इसका निर्धारण भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था 2016 में, जिसे हम कहते हैं आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं उनका सामान बेचने की प्रक्रिया क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे प्रोसीजर चलेगा, वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें 6 महीने की ही मियाद दी हुई थी। लेकिन कोरोना काल में इसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये मार्च 2020 से लेकर के 6 महीने बढ़ाई गई थी, अब फिर से इसको 6 महीने बढ़ा करके मेरे प्यारे साथियों 31 मार्च कर दिया गया है कि 6 महीने नहीं, साल भर तक भी अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो दिवाला नहीं निकालेंगे, क्योंकि मार्केट नहीं उठा है। एक बार दम लगा के थम्स अप कर दो,